ओम श्री गणपते नमः। आय ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है वह, और जिसका पहले भाग का लघु रूप अलग से प्रस्तुत होता है आपके सुझाव के अनुरूप, उसमें आपका स्वागत है। इसमें डेटा जो प्रयुक्त हुए हैं सिर्फ पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम प्रस्तुत करने में सफल हो रहे हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में दैनिक मुहूर्तों से संबंध रखता है, किंतु वैसी बात नहीं है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाए बना सकें, और उनके इस कार्य में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। ये रहे दैनिक पंचांग की छोटी सी प्रस्तुति, और पह, ये परिचय की पहला भाग जो परिचय का है, और दैनिक पंचांग की सूची जो है आज इसमें क्या क्या है वह आपके समक्ष प्रस्तुत। यह 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है, जो इसी के पहले भाग का ही पंचांग और मुहूर्त को लेकर हमने लघु रूप प्रस्तुत किया है आपके सुझावों के अनुरूप। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, जो इसे तारा बलम कहते हैं, और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने का है, यानी चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म कुंडली में है और चंद्रमा जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघर या मुहूर्त से संबंधित है, जो दैनिक कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, तो अंक शास्त्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, ये हमारा पांचवा भाग। तो चलिए आपको अब ले चलते हैं बिना विलंब के हुए पहले भाग में। हमारे साथ चलें, जाएंगे कहीं नहीं और फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 20 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:10 पर, सूर्यास्त 6:41 पर, सनराइज एट 5:10 AM, सनसेट एट 6:41 PM। आज का दिशा शूल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो आप घी या दलिया खाकर का सेवन कर यात्रा कर उसको शुभ बनाए। तिथि दिन के 12:12 तक। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार है। वार रविवार, तिथि दिन के 12:12 तक दशमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:53 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी। योग रात्रि के 9:48 तक गंड, उसके बाद गदे। करण दिन के 12:12 तक वृश्चिभद्रा, और तत्पश्चात रात्रि के 10:56 तक बौ, और फिर बालो। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव को याद कर, भोलेनाथ को याद कर
उनका वास देखते हैं कि कहाँ पर उनका वास है। तो जब तक 10वीं तिथि है, यानी पूर्ण तिथि है, तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पे है, जो कि शुभ नहीं है। उसके पश्चात नंदा तिथि यानी एकादशी तिथि के आने पर वे कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि काफी सुखप्रद। तो इस प्रकार जय भोलेनाथ। भोलेनाथ को नमन करते हुए हमने देखा भोलेनाथ का वास कहाँ है। चलते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त पर। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 तक, अमृतकाल रात्रि के 8:39 से 10:08 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक, गोधूली बेला संध्या 6:40 से 7:01 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:17। तो रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल संध्या के 5 बजे से सूर्यास्त तक। राहु काल के उपयोगिता को देखते हुए, अशुभ उपयोगिता को देखते हुए, हमने राहु काल पर एक विशेष प्रस्तुति साप्ताहिक कैलेंडर के रूप में आपके समक्ष रखा है। यूट्यूब पर उपलब्ध है, ताकि आप उसे संदर्भित कर अपना जो भी कार्यक्रम बनाए उसे संदर्भित कर बनाए, ताकि हर कार्य आपका संपन्न हो, उसमें शुभता फल प्राप्त हो और अशुभता का नामो निशान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुभ काल, गुलिक काल अपराह्न 3:19 से 5 बजे शाम तक, यमगंड दिन के 11:56 से 1:37 तक, वर्ज मुहूर्त दिन के 11:46 से 1:14 तक, और भद्रा 5:10 से प्रातः से दिन के 12:12 तक। यहाँ बता दें भद्रा का इस बार वास स्वर्ग में। चलिए ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देख। आज सुबह 6:12 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है, जब मेष राशि से वृषभ राशि में जाए। वहां जाकर चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और इस प्रकार राशि में प्रवेश करने के बाद किसी भी ग्रह का बाकी गोचर नहीं है कल। मित्र नक्षत्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी ही राशि में बुधदेव 1 ग्रह, शुक्रदेव 1 ग्रह। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में क्रमशः बुध देव और शनि देव हैं, जो अपने नक्षत्र। बृहस्पति राहु 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। केतु मंगल 2 स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। राशि के अनुसार यदि देखें तो सूर्य और चंद्रमा की राशि में सबसे ज्यादा 2 ग्रह हैं, दो ग्रह हैं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो सूर्य देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और चंद्र देव से लेकर अंतिम तक यानी सभी ग्रह केतु मंगल को छोड़, क्योंकि वे स्वतंत्र ग्रह हैं, फिर सूर्य देव बृहस्पति देव को छोड़कर, क्योंकि उनके नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको आज का जुलाई मास का जो साप्ताहिक का पूरे मास का कैलेंडर है वो आपके समक्ष है। गोचर तालिका चक्र जो बीत गई वह बात गई, वह उसकी शादी में उपलब्ध नहीं है। कोशिश की है कि वो उपलब्ध नहीं हो, ताकि मेमोरी पावर को ठीक रखा जाए। शुक्रदेव 26 जुलाई को भ्रमण करेंगे, मंगल देव 28 जुलाई को भ्रमण करेंगे, बुधदेव 19 जुलाई को 1934 से 11 अगस्त के लिए अस्त हो चुके हैं तथा वक्री भी है। बुधदेव 11 अगस्त तक वक्री भी रहेंगे। चंद्रदेव 24 जुलाई से अस्त होंगे, और बुधदेव 18 जुलाई से वक्री हो चुके हैं। इस प्रकार बुधदेव वक्री और अस्त दोनों हैं। शनिदेव वक्री, शनिदेव का वक्रत्व जो है
28/11/2025 को समाप्त होगा। वहीं बुध देव का जो उनका वक्रत्व है वह और अस्त की स्थिति 11 अगस्त को खत्म होगी। तो ये रहे आपके समक्ष जुलाई मास की तालिका ग्रहों के गोचर। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग, जो कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यहाँ एक बात आपको बता दें कि नक्षत्र जो होते हैं वो ग्रहों के मन होते हैं। ग्रह अपना फल कभी नहीं देते, वो जब भी देते हैं नक्षत्र के माध्यम से बनते हैं। नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे सीखना चाहिए, फलित में बहुत ही काम आता है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस इस पद्धति को जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर ही हम इसे तारा बल कहते हैं। आज की सुविधा निकालते इस तरह का बॉक्स एक बनता है जिसमें आप ये देखेंगे कि कॉलम जहां चंद्रमा का गोचर नक्षत्र लिखा हुआ है उसके नीचे तारा बलम के बगल में अश्विनी माघा भरणी मुगा से लेकर के सभी का लिखे हुए हैं, सभी नक्षत्र लिखे हुए हैं। ये सभी नक्षत्र हैं। वैसे ये नक्षत्र चंद्रमा के गोचर के नक्षत्र और जो तारा बलम के नीचे हमारा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र आपके पास लिखा हो, आप उससे मिलान कर आपस में निकाल सकते हैं किस दिन का समय कब होगा। इसे तारा बलम कहते हैं। चलिए तारा बलम से थोड़ा और तारा बलम नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित। तारा बलम चंद्रमा के गोचर से पर असर करता है तो और उसी के अनुसार होता है, जबकि नौ तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे भविष्य के लिए भूत और भविष्य सभी बताते हैं। महादशा दशा महादशा का फल कैसा होगा, कौन सा ग्रह सबसे पहला कि ये कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है अशुभ है, कौन सा ग्रह अच्छा है, ये नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसा जो भी खराब है दशा महादशा के अनुसार खराब परिणाम देंगे, और यदि शुभ है तो आपके लिए शुभ है। तो जो खराब स्थिति है या शुभ स्थिति है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल कर शुभ दशा महादशा की स्थिति में आप अच्छे कर्म पेंडिंग कर्मा को निभाएं, ताकि जो है सुनता रहे और चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं वह फेस करने के लिए उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। जो अशुभ परिस्थिति है उसके लिए यह आपके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव असर नहीं करेगा। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जन्म पत्रिका में आपका जो ग्रह है विभिन्न ग्रह चंद्रमा को छोड़कर जिस राशि में बैठे हुए हैं हो सकता है कि वह राशि बहुत अच्छा हो, वहां से दिखने पे सभी ग्रह मजबूत दिख रहे हो, लेकिन वास्तविक परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए कि चंद्रमा सूर्य या कोई भी ग्रह आपस में संवाद करते हैं जो ग्रह आपके ये से दूर है और फिर सुरता लाते हैं। उसी तरह से चंद्रमा हम उसी तरह से ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि नौ तारा चक्र पद्धति से कि वे ग्रह कैसा फल दे रहे हैं, तो फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, और तब जन्म कुंडली से हम वह फलित कर सकते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है हमारा और जीवन में हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, उनका नक्षत्र कैसा है, कौन से नक्षत्र में है, यह जानकर हम आपस के संबंधों को निकाल सकते हैं। तो संबंध चाहे पिता पुत्र का हो या बॉस सबॉर्डिनेट का हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप का हो, किसी का भी जन्म के बाद ये सारी चीजें निकल सकती है और अग्रिम आप अपने आप को ढाल सकते हैं विपरीत परिस्थितियों के लिए, और शुभ परिस्थितियों का आनंद उसका उपयोग सही ढंग से आप कर सकते हैं। तो चलिए संक्षिप्त में परिचय देते हैं नवतारा चक्र पद्धति पर। यह बहुत उपयोगी और सटीक है और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पद्धति पर एक अलग से वीडियो डाला है जिसका नाम है नवतारा चक्र पद्धति, और आपके सुझाव के अनुसार हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला कैसे हम निकालते हैं। दूसरा, नवतारा चक्र पद्धति चूंकि सटीक है इसलिए हमने कुछ कुंडलियां भी उसमें रखी है जिसमें
प्रमुख रूप से हम भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली वहां पर रखी हुई है। और नौ तारा चक्र पद्धति से जब हम इनका आकलन करते हैं तो वे तीनों एक दूसरे के लिए बहुत ही शुभकारी होते हैं। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि कैसे इतिहास के पन्नों में जो हमने पढ़ा है, जो उनका आपस में संबंध था, वह नवतारा चक्र पद्धति से साबित। तो संक्षेप में नवतारा चक्र पद्धति कैसे बनता है उस पर चर्चा करते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही हैं, इसलिए उन 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी में पहला से 9वां तक, दूसरा श्रेणी में 10वां से 18वां तक, तीसरा श्रेणी में 19वां से 27वां नक्षत्र को रखा गया। और ग्रह क्योंकि 9 होते हैं, इसलिए ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। और पहला ग्रह केतु, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। इसी क्रम में ग्रहों को रखा गया। और पहला जो ग्रह जो केतु बने और पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला दूसरे श्रेणी में से 10वां, तीसरे श्रेणी में से 19वां नक्षत्र जो है, उनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। शुक्र के नक्षत्र में दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र गए। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र बुध देव को मिला। उनका उसकी उसका स्वामित्व बुध देव को मिला। और इसी तरह से हम इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि हमारा यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा हमारे लिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है मेरा, तो हमारे ग्रह कौन हुए? तो चंद्रमा। यदि मेरा जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो राहु देव हमारे स्वामी हुए। इस प्रकार विभिन्न ग्रह जो हमारे हैं कैसे शुभ फल देंगे, यह हम अभी जानने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको नोट करेंगे, इस चार्ट को भी, और अपने आप को हमारी अगली जो स्लाइड है उस पर। तो ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, और ग्रहों को हमने देखा कि कैसे महादशा के अनुसार बनाया गया और ग्रहों का स्वामित्व नक्षत्रों को दिया गया। उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह आपका हमारा पहला ग्रह बनता है। और पहला ग्रह जब बनता है तो वो मिश्रित फल देता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो बनते हैं फलदायी होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं। यहाँ तक कि अति पीड़ा भी देते हैं, कार्यों में बाधा डालते ही हैं, खतरा बनाते ही हैं, लेकिन पीड़ा भी देते हैं। और यह मात्रा जो होती है पीड़ा या खतरे की या बाधा की, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप पहला में कम, तीसरा मुझसे ज्यादा, पांचवा मुझसे ज्यादा और सातवां में असह्य, इसे सहा नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका, और कई बार निधन भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तो आज जो है जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में है यह आपको हमने बताने का प्रयास किया, और यह उपयोगिता आपके लिए काफी अधिक है। कृपया आप इसको देखें और अपने परिवारों से, परिजनों के नक्षत्रों को भी देखकर जांचें। चलिए आज पढ़ाते हैं कि चंद्रमा का गोचर आज क्या क्या है। तो चंद्रमा आज 10:53 पर वे कृतिका नक्षत्र में होंगे, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। और अब हम देखते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो यदि हमारा जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा शरद नक्षत्र में है तो हमारे लिए चंद्रमा जो पूर्वार्ध का समय है, पहला भाग का संपत्ति है, उसके बाद विपत्ति है। उसी तरह से यदि हमारा जन्म यदि
पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो हमारे नक्षत्र स्वामी जो बने वे साधक फल दे रहे हैं पहले भाग में, उसके बाद नैधन्य फल दे रहे हैं दूसरे भाग। इस पद्धति को तारा बलम पद्धति कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे, नौ तारा चक्र पद्धति पर भी आधारित है, और आप अपना फल भी दैनिक देख सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो तारा बलम है वो दिन के बारे में बताते हैं, आज का दिन कैसा होगा, और नौ तारा चक्र पद्धति पूरे जीवन के बारे में बताते हैं। आप कहाँ पर अटके हुए हैं इसको जरूर देखें। अब जो आता है कि आज हमें कुछ कार्य करने हैं, लेकिन मेरा जो जन्म है, जो नक्षत्र दिख रहा है वो विपत्त या जन्म में है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो वह निकालने के लिए वह कैसे जानेंगे कि आज हमारा विपत्त में है और संपत्त में है? तो यह आपको हमने अभी बताया है कि चंद्रमा को देखिए कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। उदाहरण स्वरूप लेते हैं भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, पहला भाग संपत्त का है, उसके बाद विपत्त का है। तो संपत्त का है और विपत्त का है, ये हमारे लिए एक ऐसे, संपत्त और विपत्त ये हमारे लिए एक सूचना है कि विपत्त जब से शुरू होता है, यानी 10:53 के बाद कोई भी शुभ काम नहीं आरंभ किया जाए। उसी तरह से जिनका नैधन्य होता है वो भी कोई कार्य का आरंभ नहीं करे, क्योंकि करने से परेशानी बढ़ सकती है। और इसके बाद हर व्यक्ति के दिमाग में यह आता है कि यदि आज का मुहूर्त में हमारा विपत्त पड़ रहा है या जन्म पड़ रहा है, नैधन्य पड़ रहा है, तो हम इससे निजात कैसे पाए, उपाय क्या है? तो उपाय आपके अनुरोध पर हमने संकलन तो जरूर किया है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए इसका उपयोग का रिस्क नहीं लेने की हम सलाह देते हैं। उपाय के तौर पर यदि कहें, जन्म नक्षत्र में यदि कोई हो तो आप पीला कत, और अशुभ हो तो पीला कत दो पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत्त में हो तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय हो तो नमक का दान करें, और नैधन्य हो तो उस मुहूर्त को त्यागना जरूरी है। क्यों? अगर बहुत उससे भी ज्यादा मजबूरी है तो तिल सहित स्वर्ण का दान देना श्रेयस्कर होगा। लेकिन फिर भी हम आपको यही कहते हैं कि यह पुष्ट है, कंफर्म उपाय नहीं है। इसका रिमेडियल मेजर्स हम एक जगह से देखे थे, वहां हमने कॉपी करके रखा था, लेकिन कहाँ तक उपयोगी है यह हम नहीं बता सकते, इसलिए रिस्क नहीं लें। अगर आपका कोई भी आज शुभ काम करने थे, विपद जन्म या नैथनी में है, तो आप इसके पहले ही कार्य को आरंभ कर दें। जब जन्म पत्रिका आपके ठीक चंद्रमा आपके ठीक पहले, यानी संपत्त में, तब आप ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद उसी के अनुसार आप कार्य आरंभ कर फलित कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा चंद्रमा आज किस नक्षत्र में है, उनके अनुसार कैसा फल, तारा बलम चंद्र बलम पर हमने चर्चा की। अब हम आपको ले चलते हैं जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस राशि में। तो आज आपको बता दें चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि मेष है, और ठीक रात 6:12 पर वे राशि परिवर्तन करने वाले। ग्रहों की स्थिति में बकरी और अस्त बुध देव। तो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जिसे इसे हम चंद्र बलम कहते हैं, यह देखते हैं कि चंद्रमा आज मेष राशि में है, तो और 6:12 पर वे वृष राशि में जाएंगे जहां शुक्र और विराजमान। तो फल क्या होगा, इसे तारा बलम कहते हैं। अगर चंद्रमा आज वृषभ राशि में जा रहा है, मेष राशि में भी है, वृषभ राशि में जा रहा है, तो दोनों के परिणाम क्या होंगे? जब तक मेष राशि में है तब तक का परिणाम आपके समक्ष। मेष राशि वाले जातक के लिए उत्तम, मिथुन कर्क के लिए उत्तम, तुला वृश्चिक के लिए उत्तम, और कुंभ के लिए उत्तम। कुछ स्पेशल टास्क मिले थे, वह भी करना इस, अगर राशि के अंतर्गत कर लें जिनका शुभता है तो वह शुभ होगा। अब चंद्रमा जब वृषभ राशि में जाते हैं तब दिन कैसा हो? तो वृषभ राशि वाले के लिए शुभता
कर्क और सिंह राशि वाले के लिए शुभ होता, धनु और मकर, वृश्चिक और धनु राशि के लिए शुभ होता, और मीन राशि के लिए शुभ होता के संकेत मिले। इस प्रकार जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत आ रहे हैं। शेष राशि वाले जातक सावधान रहें, इष्ट देव का भी ध्यान धरें और अति सावधान रहकर ही कार्य आज निष्पादन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चलते हैं। चौथी प्रस्तुति जो चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है, यह अति उपयोगी मुहूर्त हुआ करता है, क्योंकि यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी काम को करने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है, और चाहे वह काम, पूजा या पाठ या कोई शुभ मुहूर्त हो, विवाह आदि हो, इसके लिए इसका काम किया जाता है। हम यदि उचित मुहूर्त को नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख पाए, तो आप किसी भी शुभ काम करने के लिए हमें कम से कम चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। चलिए हम आपको चौघड़िया मुहूर्त पर संक्षिप्त प्रस्तुति देते हैं। इसका विस्तार से हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, चौघड़ यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में हम प्रस्तुत कर चुके हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे जरूर संदर्भित करें, देखें, लाभ उठाएं। आज का चौघड़िया जो है, यदि कहा जाए चौघड़िया के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया जाए, तो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और चूंकि 7 ही सप्ताह के दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इन 7 चौघड़िया को अलग अलग 7 चौघड़िया मिले, और ये सुबह जो चौघड़िया हुआ करता है वही रात को चौघड़िया हुआ करता है, ऐसी व्यवस्था की गई। ये ग्रह यानी जो हमारे 7 चौघड़िया हुए, इनको दिनों से संबद्ध किया गया, और ये साप्ताहिक दिन किसी न किसी ग्रह से संबद्ध है, इसलिए यह उपयोगी नहीं है। सॉरी, किसी न किसी ग्रह से संबंधित है, उपयोगी नहीं है ऐसी बात नहीं है। ये 7 चौघड़िया किसी न किसी ग्रह से संबंधित, और ये 7 ग्रह किसी न किसी कार्य के लिए उपयोगी हैं, इसलिए हर चौघड़िया किसी न किसी विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है। तो आज चौघड़िया को देखते समय आपको एक चीज और बता दें कि जब दिन का चौघड़िया वार वेला, राहु वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। अगर वैसी स्थिति है तो जिस चीज चौघड़िया में वह अधिव्याप्त है शुभता, उसे त्याग देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि शुभता बहुत दूर, अशुभता कन्फर्म्ड रह सकती है। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया, क्योंकि दिन आज रविवार से शुरू हो रहा है, सूर्य के दिन से शुरू हो रहा है, इसलिए दिन का चौघड़िया उद्वेग से शुरू हो रहा है, और 3 चौघड़िया जो है, अमृत चौघड़िया जो 10:14 से 11:56 तक है, काल चौघड़िया 11:56 से 1:37 तक है, और राहु काल 5 बजे से 6:41 तक है। ये सभी अशुभ, यानी अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया और उद्वेग चौघड़िया, ये सभी अशुभता से अधिव्याप्त है। और रात्रि का लाल चौघड़िया जो है, तो इसका 15 मिनट से 2:33 तक है, वह भी अशुभ स्थिति में है, इसलिए 4 चौघड़िया का त्याग कर हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता काफी अच्छी है, सटीकता है, प्रमाणित है, इसलिए आप इसका उपाय कर सकते हैं। स्वागत है आपका अंक ज्योतिष में। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, जीवन से मरण तक हमारे अंक हमारे पीछे रहते हैं। हम ये कहें कि अंक के साथ ही हम जीते हैं आज के दुनिया में, और अंकों के साथ ही हम खेलते हैं, अंकों के साथ हम खेलते हैं, अंकों को हम खुशी खुशी अपनाते भी। अंक हमें एक ऊर्जा भी देती है, तो अंकों का जीवन में अहम भूमिका है, और इसीलिए अंक ज्योतिष का की महत्ता धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से अंकों को हम सही उपयोग करने के लिए, इसी उद्देश्य से अंकों का सही उपयोग हो, हर घर घर में अंक ज्योतिषी हो, हमने अंक ज्योतिष पर एक विशेष अभियान आरंभ किया है कि अंक ज्योतिष आप सीखें, इसे अपनाएं। इसको सीखना आसान है, इसको अपनाना आसान है, और इसका उपयोग भी करना आसान है। इससे आपके घर में
पूरी समस्याओं के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप यह भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि कौन सा अंक हमारे असंतुलित हो रहे हैं, उन अंकों को आप ठीक कर पाएंगे। बहुत हद तक वास्तु दोष भी ठीक होता है और यह भी चिन्हित हो जाता है अंक ज्योतिष से। तो इस तरह से हम अंक ज्योतिष से हम कुछ न कुछ निकालते हैं। हम और अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हुए, कुछ अंक ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो स्टैटिक होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, जैसे जंत्र, मूलांक, भाग्यांक, जिसे हम ये कहते हैं एंजल नंबर कहते हैं। ये सभी फिक्स्ड हैं, ये डायनेमिक नहीं है, लेकिन वही नाम हमारे द्वारा फिक्स किया हुआ है और वह ऊर्जा एक प्रकार का देता है, बहुत ही तेज ऊर्जा देता है, इसलिए इसका प्रभाव जल्दी दिखता है। तो कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं हमारे जीवन में जो मिसिंग हो सकते हैं, नहीं हो सकते उपलब्ध, हमारे उन अंकों की जो एनर्जी है वो हम मिस करते हैं, और कुछ अंक हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होते हैं, उसका अंक हम इम्बैलेंस हमारे को करता है। तो चलिए आज हम एक अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक काम करता है, एकल अंक पे काम करता है, शून्य को गणना में नहीं ली जाती। 5 अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली अंक होता है क्योंकि ये संतुलित करता है सभी अंक, सभी से दोस्ती रखता है। सभी अंक 1 से 9 तक के एक शासक ग्रह हैं। एक सूर्य, दो चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति, चार चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और नौवां मंगल। और सभी इन अंकों को, या अंकों की दुनिया में, अंकों के दरबार में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर शरारती तत्व, 5 नंबर राजकुमार, 6 नंबर मंत्री, 7 नंबर धर्म गुरु, 8 नंबर अधीनस्थ या न्यायालय, और 9 नंबर सेनापति। तो इस तरह से हम अंकों को जाना कर और आपस में संबंध भी हम देख सकते हैं कि अंकों का संबंध कैसा हो। अंक हमारे पास जब जन्म तिथि के अंक आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला कार्य जो हमारे परिवार में होता है वो नामकरण का होता है। और ये सब ये नाम में अंक छुपा होता है, क्योंकि हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और यही अंकीय मूल्य में हम लोग परिवर्तित कर एकल अंक बनाते हैं, और तब पाते हैं कि मूलांक भाग्यांक, मूलांक जन्म तिथि को योग कर निकाला जाता है, भाग्यांक आपके पूरे अंकों में जो जन्म तिथि का अंक है, जन्म तिथि माह और वर्ष, उसे सभी को जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित कर निकाला जाता है। और तब देखा जाता है कि जो नाम हमने रखा है बच्चे का, वह नाम उसके मूलांक और भाग्यांक से कैसा संबंध रखता है। यदि कंपेटेबल नहीं है तो उसके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अभी ही उसको परिवर्तन कर उपयोग करने के हेतु उसका नाम में परिवर्तन कर उपयोगिता उसकी बढ़ा सकते। उदाहरण स्वरूप हमने एक नाम लिया है अर्चना। इसका देखिए कैसे हमने उसके अल्फा को, उसके जो लेटर थे उसको हमने बदला, अंकों में फिर योग किया और न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला। इसका अंकीय मूल्य जो नाम का निकला, जिसे नामांक हम कहते हैं। नामांक मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म तिथि को कोई बार बार नहीं रखता, उससे ऊर्जा एक ही बार आती है। मूलांक और भाग्यांक आपका बार बार ऊर्जा देता है। तो मूलांक और भाग्यांक और नामांक ये सभी महत्वपूर्ण है, और भविष्य में प्रयोग में लाने वाले सभी जितनी भी वस्तुएं जिसका अंक, जिसका मूल्य हो सकता है, जिसका अंकीय मूल्य हो सकता है, वो सभी अंकीय, ये सभी अंक कुछ न कुछ ऊर्जा देते हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल नंबर। अब इस जातक का जन्म यदि कहें कि 9 नंबर ज्यादा है, मोबाइल भी 9 पे आ गया, तो संख्या बढ़ेगी। उसी तरह से हम गाड़ी संख्या, आप देखेंगे मूलांक और भाग्यांक से जो भी टकराता हुआ नंबर मिलेगा, जो उसका एंटी होगा, वो उसके लिए परेशानी पैदा करेगा, चाहे वो मोबाइल अंक हो, चाहे वह गाड़ी संख्या हो, मकान संख्या हो, या फिर नामांक हो।
तो यदि हम देखें, एक अंक जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 होता है, उनका जो नामांक है वह 8 पर नहीं होना चाहिए। 2 मूलांक वाले या भाग्यांक वाले जातक का 4, 6, 8, 9 पर नामांक नहीं होना चाहिए। 3 मूलांक वाले का 6 पर मूलांक नहीं होना चाहिए। 4 नंबर वाले का 8, 9, 4, 2 पर मूलांक नहीं होना चाहिए। भाग्यांक पर नामांक नहीं होना चाहिए। 4 मूलांक का भाग्यांक वाले, 5 मूलांक का भाग्यांक वाले, इनके लिए मोस्ट ब्लेसेड है, इनका कोई शत्रु नहीं है। 6 मूलांक वाले 3, 9 से दूर रहे। 3, 9 अंक इनके नामांक या कोई भी अंक, तीन मोबाइल संख्या है कोई भी, 3, 9 पर नहीं रहे। 7 मूलांक वाले, आपका जो मूलांक भाग्यांक 7 है, आपका नामांक या कोई भी अंक भविष्य में जिसे आप चुने 7, 9, 3 उसका योग ना हो। 8 मूलांक वाले, इनके लिए 1, 2, 9, 4, 4, 8 ये 4 अंक, 5 अंक इनके लिए प्रभावी हैं। और 9 मूलांक वाले के लिए 6, 4, 2, 8, 9 ये मूलांक प्रभावित है, मतलब ये अंक प्रभावित है। इसलिए इनका जो मूलांक भाग्यांक से, जो फिर से हम सुधार देते हैं, 6, 7, 8, 9 मूलांक वाले या कोई भी जो पहला रो दिया हुआ है, ये मूलांक और भाग्यांक का रो है। और जो दूसरा पहला कॉलम है वह मूलांक और भाग्यांक का है, और दूसरा जो कॉलम है वो आपका एंटी नंबर का है, शत्रु अंक का है। तो इस अनुसार आप ये देखें कि आपका जो मूलांक और भाग्यांक है उसके अनुरूप ही आपका नाम है, शत्रु नहीं है। कम से कम पहले शत्रुता देखें, तब तटस्थता और मित्रता को देखेंगे। पहले आप शत्रु को देखिए कि कहीं आपका नामांक या बच्चे का नामांक या मोबाइल अंक आप जो प्रयोग कर रहे हैं, जो आपको अधिक ऊर्जा दे रहा है, वह आपके मूलांक और भाग्यांक से तो टकराता तो नहीं है। पुनः बता दें, मूलांक आप निकालेंगे जन्म तिथि के को योग कर, जन्म तिथि के जन्म तिथि को योग कर मूलांक निकालेंगे, जिसे ड्राइवर भी कहते हैं। और मूलांक भाग्यांक, मूलांक तथा सॉरी जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़कर भाग्यांक निकालेंगे। तो इस तरह से मूलांक और भाग्यांक जो कि स्थिर अंक होते हैं, इसमें हम जो अस्थिर चलायमान जो लाते हैं नाम आदि जो चुनते हैं, वह हम सावधानी पूर्वक चुने, ताकि सावधानी भी रहे और कोई घटना भी न घटे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का अंक ज्योतिष क्या कहता है, आज का मूलांक भाग्यांक क्या कहता है। आज का 20 तारीख 20 जुलाई 2025 है। 2 और 9 मूलांक हैं जो आपस में सब, तो 9 मूलांक वाले किसी से दोस्ती बहुत अच्छी नहीं है। 9 मूलांक वाले आर्मी वाले, डॉक्टर वाले बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रख पाते। न्यायाधीश बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, सॉरी न्यायाधीश नहीं, आर्मी पुलिस या डॉक्टर वाले, तो ये ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, इसलिए दोस्त इनके बहुत कम होते हैं। सरकार से इनकी अच्छी बनती है। सूर्य देव से 1 अंक वाले से, इसलिए 1 मूलांक वाले से अच्छा बनता है। 2, 3, 4 और 9 अंक ऐसे हैं जो इनके खुद 9, 9 का शत्रु है, इसलिए 2, 3, 4 भी इनके शत्रु हैं। इसमें 4 अंक वाले ज्यादा शत्रु। तो अब अगर मूलांक भाग्यांक हमारा 2 होता है, मेरा जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 है, 3, 12, 21, 30 है, मूलांक 3 है, तो 4 मूलांक 4, 13, 22, 21 मूलांक है। तो ऐसी स्थिति में हमें सावधान रहना। साथ साथ में 9, 18, 27 हमारा गुणांक यदि होता है, और तब भी हमें आज के दिन में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अति शत्रुता 9 और 9 अति शत्रु है। फायदा किसे है, तो तटस्थ जहां पर है। 5 मूलांक वाले 5, 14, 23 जिनका जन्म तिथि है। 6 मूलांक वाले 6, 15, 24 जिनकी जन्म तिथि है। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 जिनकी जन्म तिथि है। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 जिनकी जन्म तिथि है। तो ये इनके साथ 9 अंक का तटस्थता का संबंध है, इसलिए इनके लिए कुछ अच्छे संकेत मिल सकते। तो ये रहा हमारा आज की छोटी प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी हो। तो अब चलते हैं आपको लेकर अंतिम भाग में। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे और हमारी प्रस्तुति को ध्यान से देखते रहे। यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग।
ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार अपने ग्रहों को पहचान कर अपने भाग्य को और उसके अनुसार अपना कर्म कर अपने आप को तत्परता से चुनौतियों को सामना भी करें और अच्छे कर्मों को भी करें। नवतारा चक्र पद्धति से आपके संग में होने वाले संबंधियों, मित्रों, परिजनों को भी, शुभेच्छुओं को आप पहचान सकें कि वो आपके लिए कितना सुखद है। चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी मुहूर्त है, उसे जरूर जरूर प्रयोग करें कुछ कार्यों में, निम्न कार्यों में, निम्नलिखित कार्यों में, जैसे सरकार से संबंधी हुआ, दुश्मन को परास्त करना हुआ, चाहे विद्या आरंभ हुआ, आदि आदि कार्यों से यदि संबंध है, जो दिन के जो सभी ग्रहों से संबंध रखते हैं, तो बहुत ही उपयोगी। सामान्य भाषा में कहें, चौघड़िया मुहूर्त सामान्यतः जो कार्य नहीं भी वर्णित है ग्रहों के, उसके उसका भी किया जाए तो शुभ मुहूर्त में शुभ ही फल देते हैं। और अंत में अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार आप कैसे अपने आप को, अंकों को संतुलित करें, यह भी हमने चर्चा की। तो यह सब आपके लिए उपयोगी होगा, यही हमारी कामना है। तो चलिए हम आपको अब यहाँ पर विश्राम लेते हैं। आपको जो है, आपका दिन शुभ हो, सूर्य देव की कृपा पर बनी रहे, तेजस्वी हो, और आज रविवार का दिन है, अ, अवकाश का दिन है, आप उसे खूब इंजॉय करें और प्रसन्नचित्त रहें। इन शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कल पुनः फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।